तो स्वागत है सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग +2 फिजिक्स के लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों अभी तक हम चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसकी हम बात कर चुके हैं, और चार्ज और मास में कंपैरिजन कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में हमारा बच्चों जो आज का टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा रहेगा बच्चों, सामने लिखा हुआ देखिए, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो किस चीज़ को डील करता है। जो हम चार्जेस पढ़ रहे हैं, चार्जेस में अपन ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि सर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं सर, अनलाइक जो होते हैं सर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लाइक होते हैं सर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। ठीक है, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो तो उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। हमें बात किस चीज़ की करनी है, हमें बात बच्चों इस चीज़ की करनी है कि जो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है उन चार्जेस के बीच में, वो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होती है उनके बीच में, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस चीज़ को डील करता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ यही है कि जो आपके चार्जेस हैं वो रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, यानी कि मोशन में नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज की बात करता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि बच्चों वो पॉइंट की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, अपने पास मान लीजिए कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, या एक सिंगल चार्ज होगा या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि जो आप ऑब्जेक्ट लेके चले हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट जो लेके चले हैं, जितना चार्ज मैग्नीट्यूड आप लेके चले हैं, वो जो दो चार्ज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेके और जहां पे वो चार्ज रखा है उसके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच का, जब वो बहुत ज़्यादा होता है उस मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में, तो हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का, जैसे हम लोग ना +1 में ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग ये बोलते हैं कि इफ द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन के अंदर अगर उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस है वो बहुत छोटी हों तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ऐसे ही जो हम दो चार्ज लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको डील करता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सर वो जब वो चार्जेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तो उन्हीं चार्जेस को हम किस तरह मान के चलते हैं कि सर वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे। ठीक है ना, यानी कि कूलम्ब्स लॉ डील्स विद द पॉइंट चार्ज। सबसे पहली बात ये है, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ। देखिए, सबसे पहली चीज ये कहता है, मैं मान लीजिए आपके पास कोई दो चार्ज हैं, देखिए इस तरह से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी बच्चों, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बच्चों उसको मैं R मान रहा हूँ। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको R मान लीजिए, X मान लीजिए, D मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ उन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन लेना है, उनके बीच की डिस्टेंस लेनी है। देखिए ये जो Q1 से रिप्रेजेंट किया अपन ने यहाँ पे, जो पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ बच्चों, ये Q1 चार्ज, और यहाँ पे जो रखा हुआ बच्चों ये चार्ज Q2, ये इनका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने ये कहा था सर जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो ये हमारे पास R है बच्चों, ये क्या चीज है, ये है बच्चों डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये है बच्चों डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन से है बच्चों। ठीक है, ये जो Q1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट चार्ज है, ये है बच्चों अपने पास फर्स्ट चार्ज।
ठीक है। और यहाँ पे जो Q2 रिप्रेजेंट किया है बच्चों, ये हमारे पास है सेकेंड चार्ज। ठीक, जो कुलाम्स लॉ है वो क्या कह रहा है बच्चों कि इनके बीच में ना एक फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? वो डिपेंड करता है कि जो हमने ये जो दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, इनका मैग्नीट्यूड कितना है। उस मैग्नीट्यूड जो दोनों चार्ज आपने लिए हैं उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बच्चों उसके स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यानी कि ये ला क्या बोल रहा है? ये ला बोलता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, between 2 point charges at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। डेफिनेशन बच्चों आपके सामने लिख दी है मैंने। ठीक है, देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो आपने यहां पे चार्ज लिए Q1 और Q2, ये आपने पॉइंट चार्जेस लिए हैं। ठीक है ना, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बच्चों ज्यादा है। तो हम लोग ये बोलें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन वर्ड है बच्चों इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी अपनी, यानी कि अट्रैक्शन भी आ गया है इसके अंदर और बच्चों इसके अंदर रिपल्सन भी आ गया है। अट्रैक्शन और रिपल्सन पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज आपने लिए हैं Q1 और Q2 इनकी पोलैरिटी कैसी है। तो ये बोला कि रेस्ट पे होने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो आपने Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, यहां से देखिए, यहां से देखिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए जो यहां से हमने डेफिनेशन बोली है बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहां पे जो हम लोग Q1 और Q2 ले रहे हैं बच्चों ये क्या चीज है? ये मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज का और उसका प्रोडक्ट हमने ले लिया है Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहां पे अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे बच्चों तो F इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो ये K है ये बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी कि जो आपने मीडियम लिया है ठीक है उसके लिए ये कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है और किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बच्चों कि जो फोर्स है कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्ज के बीच का वो इक्वल होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो यहां पे K है बच्चों वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पे कुछ हम बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए K की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन देखिए यहां से देखिए न्यूटन या फोर्स, यहां से K की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहां चला जाएगा, देखिए फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ K। ये जो वैल्यू ली है ना बच्चों अपन ने K की, ये हमारी एयर या वैक्यूम के लिए है।
एयर या वैक्यूम की बात हो रही है, यानी कि जिस टाइम पे दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है बच्चों वो या तो एयर है या तो वैक्यूम है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों CGS वैल्यू की, CGS वैल्यू K इज इक्वल टू 1, ये भी बात कब है बच्चों, जिस टाइम पे एयर या वैक्यूम मीडियम है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K जो है बच्चों उसकी वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि जो चार्ज आपने रखे हैं वो किस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि K की वैल्यू क्या होगी। मीन्स the value of dielectric constant K depend on nature of medium between two charges, यानी कि जैसे जैसे आप मीडियम चेंज कर देंगे वैसे वैसे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और K की जो वैल्यू हमने सामने लिखी है बच्चों, K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बच्चों। ये कब है, जिस टाइम पे हमारे पास एयर या वैक्यूम की बात हो रही है उस टाइम की बात है बच्चों ये, ठीक है। और K की जो वैल्यू है वो CGS में, सिस्टम में क्या रहेगी बच्चों, CGS आपने पढ़ा हुआ है सिस्टम +1 में, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चों K की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब देखिए यहां से जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, यहां पे हमारे पास जो फोर्स है दो चार्ज के बीच, ठीक है बच्चों, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक तो जो आपने चार्ज लिया उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा बच्चों उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए हमारा रिजल्ट ये आया है कि सर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि जो फोर्स है बच्चों यहां से वो डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 के ऊपर और R के ऊपर। देखिए अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें या उनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों उसको चेंज कर दें तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि फोर्स विल वेरी विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इट मीन्स कि हमारे पास मान लीजिए अगर कोई दो चार्ज हैं और उनका मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करते हैं या उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बच्चों हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा बच्चों। फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये जो बाकी टर्म्स हम ले रहे हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। देखिए हम लोग बात इस तरह से करते हैं, मान लीजिए इस तरह से, देखिए यहां पे पॉइंट A है, यहां पे पॉइंट B है, यहां पे चार्ज Q1 लिया बच्चों हमने, यहां पे चार्ज Q2 लिया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों उसी तरह से हमने R मानना, ठीक है। अब मान लीजिए फोर्स हमारे पास ये रहेगा, देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली सिचुएशन में मान लीजिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों चार्ज का, आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, R/4 भी कर सकते हैं, 4th पार्ट भी कर सकते हैं, 3/4 भी कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में बच्चों अलग अलग तरह से इसको चेंज किया जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा आपसे क्या कि मान लीजिए अगर आपने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को डबल कर दिया तो हमारे पास फोर्स में क्या चेंज होगा, अगर मैं उसको ट्रिपल कर देता हूं तो क्या चेंज होगा, अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूं तो क्या चेंज हो रहा है, अगर मैं उसको हाफ कर देता हूं तो क्या चेंज हो रहा है, अगर मैं उसको 1/4 कर देता हूं तो क्या चेंज हो रहा है। इट मीन्स हमने ये बताना है कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों उसको चेंज कर देते हैं, तो फोर्स में क्या चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखिए हम लोग ना यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास देखिए F जो है वो प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, 1/R², ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको डबल कर देते हैं तो क्या रहेगा, देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1/2R², तो क्या बन जाएगा, देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1/4R², ठीक है। अगर मतलब आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो आपका जो फोर्स है बच्चों वो ओरिजिनल फोर्स का क्या बन रहा है, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस R की जगह पे वो जो कह रहा है वो चेंजेस हम कर देंगे, डबल करने के लिए बोल रहे तो डबल कर देंगे बच्चों, हाफ करने के लिए बोल देगा तो हाफ वैल्यू रखेंगे। देखिए क्या बन जाएगा, F डैश
ठीक है, हमारे पास प्रोपोर्शनल टू 1 अपन, अब हाफ करेंगे तो r/2 होल स्क्वायर बनेगा, तो f डैश प्रोपोर्शनल टू ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 4/r², और बाकी जो वैल्यू है बच्चों सेम एज इट इज है, उसमें कोई चेंज है नहीं। इट मीन्स जो f प्रोपोर्शनल है बच्चों वो हमारा बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हमें करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देना। जितना भी चेंज करने के लिए बोलेगा वो यहाँ से चेंज करके यहाँ पे पुट करेंगे, न्यू फोर्स आ जाएगा और उसका हम रिलेशन देख लेंगे फिर फर्स्ट वाले फोर्स के साथ, ओरिजिनल फोर्स के साथ बच्चों क्या रहता है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए अगर वो मैग्नीट्यूड में चेंज कर देता है, यानी कि Q1 Q2, ठीक है, दोनों को भी चेंज कर सकता है, एक को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। 3 क्वांटिटीज हैं Q1 Q2 R, इन दोनों को चेंज कर सकता है, इसमें से एक को चेंज कर सकता है, तीनों को चेंज कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कई बार वो क्या करता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ ही रहेगा, सिंपल एप्लीकेशन है। देखिए हमारे पास, देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए वो Q1 को बच्चों डबल कर दे, ठीक है, यानी कि इस Q1 को डबल कर दे पहले से और Q2 को भी डबल कर दे पहले से, यानी कि ये न्यू वैल्यू ले लिया मैंने, Q1 डैश और Q2 डैश भी डबल कर दिया हमने, ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बच्चों उसको भी डबल कर दे, यानी कि जो R डैश से है, जो न्यू डिस्टेंस है उनके बीच में, वो भी डबल कर दिया। अब आपसे ये पूछ ले व्हाट विल बी न्यू फोर्स, भी नया फोर्स क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास F डैश को ऐसे लिखा जाएगा, K उतने का उतना रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। Q1 की जगह बच्चों क्या रख दूँ, 2Q1 रख दूँ, ठीक है। यहाँ पे Q2 की जगह क्या रख देंगे, 2Q2 रख देंगे, और अपन में क्या रहेगा बच्चों, देखिए डबल कर रहे हैं हमने, तो 2R² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर ओपन करेंगे आप, 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन 4R², देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, Q1 Q2 अपन R²। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये उतनी ही है बच्चों जितना स्टार्टिंग में था, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। इट मीन्स अगर आप लोग मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो डबल कर दें और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डबल कर देंगे तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको डबल कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हाफ हाफ कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी क्वेश्चन हो जिस भी तरह का, उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम चेंज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो K है, K क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे, यही कूलम्ब्स लॉ बच्चों ऐसे चेंज हो जाएगा, सर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये रिजल्ट रहेगा बच्चों हमारे पास, जहां पे हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये वाला, ठीक है, ये है बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहां बात हो रही है बच्चों एयर की या वैक्यूम की, ठीक है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मीन्स है कि जो आपने बीच में मीडियम लिया है उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है उस फोर्स को परमिट करने की, यानी कि वो कितना परमिशन देता है, यानी कि उस फोर्स के ऊपर कितना इफेक्ट वो डालता है, वो जो मीडियम जिसके अंदर आपने चार्ज रखा है वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चों, उसकी परमिटिविटी कहलाती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाती है। क्योंकि हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज रेस्ट के अंदर है बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करें, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। और मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एयर या वैक्यूम की। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ, सिंपली कूलम्ब्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स।